So hello students, this is Vinod Tripathi on behalf of विद्या एकेडमी। आज आपके लिए हम CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स में बुक बीहाइव क्लास 9th में चलती है NCERT की प्रेस्क्राइब्ड बुक द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जो कि बुक का लेसन नंबर 2 है। ये 2 पार्ट में है। इसका फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। कोशिश करूँगा कि इसे ख़त्म कर दूँ एक ही पार्ट में। अगर नहीं कर पाते, टाइम नहीं मिलता है, तो सेकंड पार्ट इसका अगली वेरी सून वो आपके लिए हम रिलीज़ करेंगे। इस स्टोरी में इन्होंने बताया है कि साहब एवलिन ग्लेनी नाम की एक लेडी थी जिसको एक डिसेबिलिटी आ गई थी। वो धीरे धीरे बचपन में वो बहरी हो गई। उसके बहरे होने की बात जो है उसके पेरेंट्स ने धीरे धीरे नोटिस किया। एकाएक उनकी नोटिस में नहीं आई, लेकिन जब क्लास में उसके नंबर वगैरह गड़बड़ाने लगे तब स्कूल ने उनके पेरेंट्स को बुलाया और उसके बाद जब इसका एग्जामिनेशन हुआ तभी बात समझ में आई कि लड़की जो है वो धीरे धीरे बहरी होती जा रही है। तो अब ये भी डिसेबिलिटी कुछ ऐसी थी जो कि परमानेंट हो गई थी। तो उसके बाद फिर इस लड़की ने अपनी इस डिसेबिलिटी को ओवरकम करते हुए क्या आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अपनी लाइफ में बनाया म्यूज़िक के क्षेत्र में, उसके बारे में ये स्टोरी है। ये किसी बड़े आदमी का एक कोटेशन है। बिफोर यू रीड देखिए, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसकी सुनने की शक्ति क्षमता ले ली होगी, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसने उसको कुछ वापस की बहुत ही असाधारण चीज़ दी है। व्हाट वी हियर शी फील्स। अब हम जब सुनते हैं, हम जो सुनते हैं उसको वो महसूस करती है। सुनते हमारे ईयर कान हैं, ये हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं उसको। तो जो आवाज़ हम सुनते हैं उस आवाज़ को वो महसूस करती है अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स से। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, जितना हम कान से सुन करके किसी म्यूज़िक को या किसी आवाज़ को जो हम सुन के जितना हम परसीव कर पाते हैं, समझ पाते हैं, पर्टिकुलरली कान से, उससे ज़्यादा तो अपनी बॉडी से वो हमसे ज़्यादा वो समझ लेती है। ये उसकी खासियत है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। यही कारण है कि वो संगीत को इतनी खूबसूरती से जो पेश करती है, प्रस्तुत करती है। अब इस अकाउंट को पढ़िए, यहाँ पर बताते हैं। पॉइंट नंबर 1, रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। ये यूरोपियन कंट्री कहानी है, पॉसिबली इंग्लैंड की है। वहाँ पे अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म है, रेलवे स्टेशन है। वहाँ पर क्या है, ट्रेन में जगह लेने के लिए भीड़ है। भीड़ में धक्का मुक्की मची हुई है कि ट्रेन आवे और लोग धक्का मुक्की करेंगे ही और गाड़ी में चढ़ लें, अपनी जगह पा जाएं। पीक आवर की बात कही जा रही है। ए स्लाइट गर्ल, यानी कि एक स्मॉल एंड थिन, छोटी और दुबली पतली लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, यानी कि थी तो 17 साल की, लेकिन 17 साल की लग नहीं रही थी। उसकी जो बॉडी ग्रोथ जो थी उससे लगता नहीं था किसी वॉज ऑफ द एज ऑफ 17। ठीक है, 11-12 ऐसी कुछ अंडर एज दिखाई पड़ती थी। एक दुबली पतली लड़की जो 17 साल से कम उम्र की दिखाई पड़ती थी, बावजूद 17 साल के होने के, वॉज नर्वस एंड एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। उस लड़की के बारे में बता रहे हैं कि जब उसने आती हुई गाड़ी की जब वाइब्रेशंस को महसूस किया। जब ट्रेन कोई भी ऑब्जेक्ट चल के आ रहा है, मूवमेंट में है, तो उसे वाइब्रेशन होने वाला है। तो ट्रेन के वाइब्रेशंस को उसने जब महसूस किया तो वो थोड़ी सी नर्वस भी हो गई और एक्साइटेड भी थी। दोनों चीज़ें होती हैं। एक्साइटमेंट ये है कि हम आज ट्रेन में सफ़र करने जा रहे हैं। नर्वस इस बात को ही पता नहीं सीट मिले नहीं मिले, विंडो सीट मिले, बीच की मिले, खड़े रहें, क्या हो, दोनों चीज़ें। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। अब उसकी घबराहट का जो ट्रेन एक कारण हो सकता था, वो तो हो सकता था। दूसरा कारण वो तो क्या कहेंगे, वेग है जो कि क्लियर नहीं है, लेकिन जो अपरेंट है वो ये कह रहा है कि साहब उसकी नर्वसनेस का कारण ये था। इट वाज द फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। इंग्लैंड का ये एक हिस्सा है स्कॉटलैंड,
तो स्कॉटलैंड के फार्म यानी कि स्कॉटलैंड के एक कंट्री साइड देहात की एरिया से निकल करके एक लड़की आ रही है और इंग्लैंड के प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में उसका आज पहला दिन है, पहला प्रोग्राम वो देने जा रही है। इस बात को लेकर के एक्साइटेड भी है, नर्वस भी है। मोर ओवर ट्रेन के वाइब्रेशंस के साथ भी उसकी नर्वसनेस और एक्साइटमेंट जो है वो अप टू सर्टेन एक्सटेंट जुड़ा हुआ है। आगे बताते हैं कि बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, शी वॉज प्रोफाउंडली डीप। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज, लेकिन ये एस्पायरिंग म्यूजिशियन को लिखते हैं ए पर्सन हु वांट्स टू बी ए म्यूजिशियन। एस्पायर माने आशा करने वाला, उम्मीद भविष्य में बनने वाला। लेकिन एक एस्पायरिंग म्यूजिशियन के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि पहला प्रोग्राम वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में देने जा रहा है। यहाँ उस लड़की के बारे में है तो जा रही है, इसलिए वो नर्वस भी थी, एक्साइटेड भी थी। और मज़े की बात ये है, आप ये कह लिए कि मोर डिस्टर्बिंगली शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, वो पूरी तरह से बहरी थी। शी कुड नॉट हियर। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्रेनी का सुनने का जो शक्ति है उसका जो ख़त्म होना है, उसका जो डिटीरियोरेशन है, ये ग्रेजुअल हुआ। ऑल ऑफ ए सडन ऐसा कुछ नहीं हुआ कि समथिंग एक्सीडेंटल टू प्लेस एंड शी लॉस्ट हर कैपेसिटी टू हियर द साउंड, ऐसा नहीं हुआ। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। अब उसकी माँ जो है उन पुराने दिनों की याद कर रही है जबकि एवलिन की उम्र 8 साल की थी और वो पियानो बजाने के लिए इंतज़ार किया करती थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। अब वो पियानो बजाना है, 8 साल की बच्ची है, वो वेट कर रही है कि उसका नंबर आवे, टीचर या उसका जो ट्यूटर जो भी होगा वो उसको बुलाएगा। इसका टर्न आता है, इसको बुलाया जाता है, लेकिन ये अपनी जगह से उठती नहीं थी। तो ये कुछ शक्ल यो बनती जैसे टीचर ने या ट्यूटर ने कहा, वेल एवलिन इट इज़ योर टर्न नाउ। अब एवलिन को उठना चाहिए, शी शुड लीव द सीट एंड गो टू द पियानो, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट मूव। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड। मैंने कहा एक महसूस किया कि ये सुना नहीं है, सुनाई नहीं पड़ा है उसको। शी इज़ आइसाबेल ग्लेनी। आइसाबेल ग्लेनी जो उसकी मदर हैं वो कह रही हैं, फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीपनेस। कुछ समय तक तो एवलिन ने भी अपने न सुनने की जो प्रॉब्लम थी इसको छुपाने की कोशिश किया। किससे? फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों से भी और अपने टीचर से भी छुपाने की कोशिश किया। और ग्रेजुअल डिटीरियोरेशन ऑफ हियरिंग हो रहा है उसकी बॉडी में और वो छुपा रही है अपने टमी को। बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेशेंट टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट। और क्या हुआ, लेकिन जब तक वो 11 साल की पहुंचती, 11 साल की उम्र तक पहुंचती, तब तक उसके नंबर जो हैं वो डिटीरियोरेट कम होने लगे, नंबर कम आते चले गए और उसकी स्कूल की हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स से इस चीज़ के लिए अर्ज किया, रिक्वेस्ट किया, उनको सजेस्ट किया कि वो इसको किसी स्पेशलिस्ट के पास लेकर के जाएं। ऐसा उनको लगने लगा, हेड मिस्ट्रेस को लगा कि उसको कुछ हियरिंग प्रॉब्लम है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। ये तब जाकर के इस बात का खुलासा हुआ कि उसकी हियरिंग कैपेसिबिलिटी जो थी, उसके सुनने की क्षमता जो थी, वो बुरी तरह से सीवियरली इम्पेयर्ड यानी विक्षिप्त हो चुकी थी, बिगड़ चुकी थी। सीवियरली गंभीर रूप से उसके सुनने की शक्ति बिगड़ चुकी थी। किसकी वजह से? एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। जो हमारी नर्व माने तंत्रिकाएँ, वो नर्व्स जो सुनने का काम करती हैं, उन नर्व्स में डैमेज होने लगा था, नर्व्स बिगड़ने लगी थी, ख़राब होने लगी थी। धीरे धीरे दे बिकेम आउट ऑफ ऑर्डर और धीरे धीरे ये डिटीरियोरेशन ऑफ हियरिंग होता रहा। धीरे धीरे ये चीज़ नोटिस में आई कि साहब ये लड़की तो बहरी हो चुकी है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. They were advised, ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस बन रहा है, उनको ये सलाह दी गई कि इस लड़की के कान में हियरिंग एड, सुनने वाली मशीन जो है वो इसके कान में लगाई जाए और इस लड़की को
बहरे बच्चों के स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा जाए, यानी कि उस स्कूल से हटा लिया जाए जहाँ नॉर्मल बच्चे पढ़ते हैं या अभी तक ये पढ़ रही थी। Instead, her parents were suggested that she should be taken to a school especially meant for deaf children. Everything suddenly looked black, says Evelyn. एवलिन कहती है कि एकाएक सब कुछ आँख के आगे एकदम अंधेरा दिखाई पड़ने लगा, कोई फ्यूचर ही नहीं है, सारी लाइफ बदल गई। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन इसको छोड़ने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो इस बात पर बिल्कुल से कटिबद्ध थी, प्रतिबद्ध थी कि वो एक नॉर्मल लाइफ बिताएगी और म्यूज़िक में जो अपना इंटरेस्ट है उसको वो परसू करती रहेगी, उसका पीछा करती रहेगी, यानी कि अपना म्यूज़िक का जो रियाज है उसका वो नहीं छोड़ेगी। और इसके पहले भी म्यूज़िक में उसका इंटरेस्ट था, तभी ये बात आती थी कि पियानो बजाने के लिए जब उसका टर्न आता उसको बुलाया जाता था, लेकिन वो सुनती नहीं थी, लिहाजा अपनी सीट से उठती नहीं थी। तो ये उसका शौक़ पहले से चला आ रहा था, आगे भी वो इसको कंटिन्यू करना चाहती थी। वन डे सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग ए ज़ाइलोफोन। एक दिन उसने एक लड़की को ज़ाइलोफोन बजाते हुए देखा एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और ये तय किया कि वो भी इसको बजाएगी, ज़ाइलोफोन को ही बजाएगी। बगल में ज़ाइलोफोन बना हुआ है, इसे पतली पतली कई प्लेट्स होती हैं और ये ऊपर ये 2 रॉड लगे हुए हैं, इसे इनको मारते हैं अलग अलग प्लेट पे, अलग अलग जगह मारने से अलग अलग आवाज़ आती है ज़ाइलोफोन में। ये ज़ाइलोफोन कोई नया वर्ड नहीं है, ये तो UKG और LKG के बच्चों को ही एज फॉर ज़ाइलोफोन बता दिया जाता है। एंड आई होप कि आपको ये शब्द मालूम होगा। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परक्यूशनिस्ट रॉम फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। बहुत से टीचर्स जो म्यूज़िक टीचर्स थे उन्होंने उसको डिस्करेज किया कि नहीं बेटा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम ज़ाइलोफोन नहीं बजा पाओगी, ये बहुत कठिन है म्यूज़िक में महारत हासिल करना। लेकिन तबला वादक, परक्यूशनिस्ट में तबला बजाने वाला या ड्रम बजाने वाला, जो ड्रमर्स होते हैं, रॉन फोर्ब्स उसका नाम था, उसने उसकी पोटेंशियल को पहचाना, उसकी क्षमता को, उसकी एबिलिटी को उसने पहचाना कि कितनी पोटेंशियल है ये लड़की, इसके अंदर कितनी पोटेंशियल है। कि ये पोटेंशियल वहीं से आता है जहाँ आप एनर्जी में पढ़ते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो वही पोटेंशियल है। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। उसने क्या किया? ही बिगेन बाई ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। अब उसने क्या किया कि जो अपने 2 बड़े बड़े ड्रम्स को उसने अलग अलग तर्ज पे, अलग अलग तरीके से उसने ट्यून करना शुरू किया, कहते हुए ये उसने वो क्या कहते हैं 2 ड्रम को उसने ट्यून किया और कहते हुए ये बोला वो कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनो, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, अपने कानों से मत सुनो, अगर कान तुम्हारा साथ नहीं देते तो मत सुनो कान से। लेट द ईयर्स गो टू हेल, अपने बॉडी से सुनो, कहीं और से समझो इसको, कहीं और से इसको रियलाइज करो, फील करो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, किसी दूसरे तरीके से इसको महसूस करने की कोशिश करो। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। अब एवलिन बता रही है कि एकाएक मैंने महसूस किया कि आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप। एक हायर टोन ट्यून वाला था ड्रम और एक लोअर ट्यून वाला था, एक की आवाज़ तेज़ थी, एक की धीमी थी। तो जिस ड्रम की आवाज़ तेज़ होती थी बजाने पे, उसको वो कमर के ऊपर के हिस्से से, वेस्ट के ऊपर के हिस्से से, वो उसकी अपने बॉडी से उसकी जो क्या कहेंगे इसकी स्किन पे उसके जो वाइब्रेशंस आते थे, उन वाइब्रेशंस को समझती थी। यानी कि जो काम कान को करना चाहिए, कान तो कर ही नहीं रहा है। स्किन भी जो है वो भी हमारी सेंसरी ऑर्गन का एक हिस्सा है, तो स्किन से उस आवाज़ को रिसीव कर रही थी, रेस्पॉन्ड कर रही थी, समझ रही थी। तो जो हायर ड्रम है उसकी आवाज़ कमर के ऊपर से, और जो लोअर साउंड वाली आवाज़ है वो कमर के नीचे से वो क्या कर रही है, रिसीव कर रही है, पहचान पा रही है। Forbes repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. अब फोर्ब्स ने इसी एक्सरसाइज को जारी रखा,
फोर्स ने देख लिया था कि लड़की के अंदर क्षमता है, ताकत है, दम है, ये कुछ कर सकती है। तो उसने 2 अलग अलग आवाज़ पे 2 ड्रम को सेट किया, एक हायर पिच साउंड वाला, एक लोअर साउंड वाला। हायर साउंड वाले की जो आवाज़ होती थी उसको अपने कमर के ऊपर के हिस्से से, धड़ से और हेड के हिस्से आप समझ लीजिए रिसीव करती थी। जो लोअर साउंड होती थी उसको कमर के निचले हिस्से से वो इसको सेंसरी ऑर्गन के तौर पे इसकी अपनी स्किन को यूज़ करके वो रिसीव करती थी। जो फोर्स इस एक्सरसाइज को बराबर रिपीट करता रहा एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड, और बहुत जल्द एवलिन ने इस चीज़ को महसूस किया, ये डिस्कवर किया कि वो शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, कि वो अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में कुछ आवाज़ों को, कुछ चीज़ों को सेंस कर सकती है, नोट कर सकती है। शरीर के अलग अलग अंगों में तो अलग अलग आवाज़ को, कुछ आवाज़ों को नोट कर सकती है। ये ऐसे धीरे धीरे उसका भी शी बिकेम हैबिचुअल टू परसीव द साउंड। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। अब वो कह रही है कि मैंने सीख लिया था कि अपना दिमाग और अपने बॉडी को साउंड्स और वाइब्रेशन, साउंड में भी वाइब्रेशन ही होता है, वाइब्रेशन तो वाइब्रेशन नहीं है, साउंड में भी क्या होता है, जो साउंड वेव्स निकलती हैं वाइब्रेट करती हैं। तो ये जो वेव्स निकल रही हैं ये कह रही है कि मैंने अपने दिमाग से और बॉडी से इन आवाज़ों को रिसीव करना, रेस्पॉन्ड करना सीख लिया था। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। अब बाकी जो था वो सिर्फ एक दृढ़ संकल्प और कठिन मेहनत रह गई थी। यानी कि ये मैंने सीख लिया था, ये इट वॉज ऑब्लिगेशन ऑफ फॉर्म्स, कि उसने इनको सिखा दिया था कि तुम अपने फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी नाउ यू हैव बिकम एबल टू अंडरस्टैंड एंड टू नोट द साउंड्स एंड वाइब्रेशन। ये उसको सिखा दिया था, वो एक्सपर्ट हो चुकी थी, अब आगे काम इसके प्रैक्टिस करें। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड। तो उसने आगे जाने के बाद उसने फिर कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, उसने यूनाइटेड किंगडम की एक यात्रा की जिसमें कि नवयुवक लोगों की एक ऑर्केस्ट्रा टीम थी। ऑर्केस्ट्रा कहते हैं कि एक ऐसी म्यूज़िक पार्टी जिसमें तमाम लोग होते हैं और डिफरेंट उसके अंदर म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ऑर्केस्ट्रा में। तो ऐसा उसने किया कि वो यूनाइटेड किंगडम की उसने नवयुवकों की टोली के साथ उसने यात्रा किया, और जब तक वो 16 साल की होती शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। उसने ये तय कर लिया कि वो म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी बनाएगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन किया। ऑडिशन माने कि एक शॉर्ट परफॉर्मेंस देना, ताकि अगला जज कर सके कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, क्या कैपेबिलिटी है। ये हर जगह ऑडिशन होता है, जैसे आप लोग टीवी सीरियल में देखते हैं यार, ये जो आपका क्या है लिटिल चैम्प इंडिया वगैरह तमाम प्रोग्राम्स आते हैं टीवी पे, आप देखते हैं बच्चे गाते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो ये सब पहले अपना ऑडिशन देते हैं। इवन जो हमारे बिग सुपरस्टार्स हैं वो भी ऑडिशन देते हैं। ऑडिशन के बाद जब वो फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर समझता है कि दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर इज आर्टिस्ट इज फिट फॉर दिस रोल, तो वो उसको लेता है। तो ये ऑडिशन को कहते हैं। ऑडिशन एक बेसिक चेकअप या इंटरव्यू टाइप का होता है, टू सो एज टू मेक द पर्सन एबल टू अंडरस्टैंड योर पोटेंशियल। तो उसने क्या किया साहब कि 16 साल की उम्र होते हुए उसने ये तय कर लिया कि म्यूज़िक को अपने ज़िंदगी का हिस्सा बनाएगी। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में ऑडिशन भी दिया एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। और मज़े की बात ये साहब कि रॉयल एकेडमी के इतिहास में जो हाईएस्ट मार्क्स जो लोग पाते रहे हैं, उस इतिहास में उसने अपना नाम बनाया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स, सबसे सर्वोच्च अंक पाने वाले जो रिकॉर्ड रहे हैं रॉयल एकेडमी में, उनमें उसका एक नाम रहा। फिर आगे कहते हैं कि शी ग्रेजुअली मूव फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा वर्क से हट करके वो सोलो माने अकेले परफॉर्म करने की तरफ उसने कंसंट्रेट करना शुरू किया। तो ऑर्केस्ट्रा में क्या होता है कि ऑर्केस्ट्रा में कई सिंगर्स होते हैं, कई म्यूजिशियंस होती हैं, पूरा एक बैंड होता है म्यूजिशियंस का, और कई लोग उसके अंदर गाते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं। लेकिन अब उसने तय किया कि नहीं, हमारा सोलो परफॉर्मेंस रहेगा, जो भी 1 घंटे 2 घंटे जो हमारा प्रोग्राम चलेगा वो अकेले चलेगा, हम अकेले करेंगे।
तो उसने सोलो परफॉर्मेंस के लिए तैयारी शुरू कर दी। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। और 3 साल ख़त्म होते होते 3 साल बीतते बीतते उसने अधिकांश टॉप अवार्ड जो थे वो जीत लिए थे। कैप्चर माने हासिल कर लिए थे। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। और इन सब अचीवमेंट्स के बावजूद, इन अचीवमेंट पर एवलिन के अंदर कोई हीरोइज्म का कोई ग्लिम्स, कोई झलक नहीं मिलता कि उसके अंदर कोई अहंकार हो, कोई घमंड हो इस चीज़ को लेकर के। ऐसी कोई चीज़ उसके अंदर नहीं दिखाई पड़ती है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। बहुत सीधी सी बात है। ये एवलिन ने कहा कि उसकी भी ज़िंदगी पर लागू होता है, हमारी भी ज़िंदगी पर लागू होता है। हम मेहनत करेंगे, हम अच्छे से पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे ढंग से पढ़ा देंगे। जितना अच्छा हम आपको पढ़ा देंगे उतने अच्छे हम आपके टीचर होंगे, गुरु होंगे। जितना अच्छा आज आप पढ़ लेंगे उतना अच्छा कल आपका मुस्तकबिल होगा, फ्यूचर होगा। ये बात सबके लिए है। ये इसको आप अंडरलाइन कर लें, इंस्पिरेशन देगी सारी ज़िंदगी आपको। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो, अगर आप कठिन मेहनत करते हैं और आपको ये मालूम है कि आपको जाना कहाँ है, आपका गोल क्या है, अगर आपकी मंजिल आपने बना ली कि साहब ये मेरा गोल है, मुझे अचीव करना है, कठिन मेहनत करना आता है आपको, तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर आपको मालूम है कि व्हाट इज़ योर गोल और यू आर ए हार्ड वर्किंग पर्सन, तो डेफिनेटली आप वहाँ पहुँच जाएंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वो टॉप पे पहुँची। द वर्ल्ड मोस्ट सॉट आफ्टर multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments and hectic international schedule। और उसके बाद क्या हुआ साहब, उसने दुनिया का सबसे ऊंचा मुकाम, सबसे ऊंचा वो मुकाम हासिल किया जहाँ सॉट आफ्टर मल्टी-परकशनिस्ट विद ए मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कुछ हज़ार इंस्ट्रूमेंट्स के साथ अपना परफॉर्मेंस देने की उसने वो काबिलियत पैदा कर ली। यानी कि कई तरह के वाद्य यंत्रों में, कई तरह के म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में उसने अपना परफॉर्मेंस देने का, मल्टी लेवल, मल्टी इंस्ट्रूमेंटल परफॉर्मेंस में, सोलो परफॉर्मेंस में उसने मास्टरी हासिल कर लिया। इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच, इट इज़ फैक्सिनेटिंग। इंट्रिग्यूइंग मैंने फैक्सिनेटिंग या क्यूरियस, या जिसे हम कहते हैं हिंदी में दिलचस्प। ये देखना दिलचस्प होगा कि एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इतना सब कुछ एवलिन करती थी और सुनती नहीं थी, बगैर सुने वो सारा काम कर रही है। सोचने की बात है कि तमाम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रही है और सुन नहीं रही है। कमाल की बात। खत्म कर इट इज़ इंट्रिग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये बड़ा ही दिलचस्प होता है देखना कि एवलिन सुन नहीं पाती है, लेकिन ये सारे काम वो करती थी, म्यूज़िक के सारे परफॉर्मेंस, और वो भी टू द बेस्ट, टॉप लेवल तक का उसका परफॉर्मेंस होता था। इन आवर 2 hour डिस्कशंस शी नेवर मिस्ड ए वर्ड। हमारे 2 घंटे तक उससे बातचीत होती रही। इन 2 घंटों की बात में उसने कभी भी एक वर्ड मिस नहीं किया। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ए ट्रबल शी लाफ्ड। वो हंस करके बोलती थी कि जो लोग ये बुशी झाड़ियाँ रखते हो, बुशी दाढ़ी रखते हैं, जो खसखसी दाढ़ी होती है, आजकल बड़ा फैशन भी है इस चीज़ का, जिसको देखिए वही दाढ़ी रखा लेता है छोटी छोटी। तो ये जो खसखसी दाढ़ी रखाने वाले जो लोग हैं, ये मुझको बहुत दिक्कत देते हैं। ये हंस करके वो कहती थी। ऐसा इसलिए हंस करके कहती थी कि फिर उनका चेहरे पे दाढ़ी भी है, दाढ़ी होगी तो कुछ मूछ भी होगी, सिर पे बाल भी है, तो उनके फेसेस को स्टडी नहीं कर पाती थी, और फेसेस को देख करके स्टडी करती थी। शी लॉफ्ड। It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes। वो कहती है कि केवल किसी होठों को, केवल होठ को ही वॉच करना नहीं है। मान लीजिए कोई कुछ बोल रहा है, कोई गा रहा है, तो उसके होठ को देखते से नहीं काम चलने वाला है। वो जब गा रहा है तो गाते समय उसकी आँखें, उसका चेहरा, पूरा फेस, उसका क्या एक्सप्रेशन है, इसको देख कर समझा जाता है कि वो एक जो गाना गा रहा है वो रोमांटिक गाना है कि रिलीजियस गाना है कि नेशनलिज्म से भरा हुआ गाना है, क्या फीलिंग है उसके गाने में। तो ये सब चीज़ों में उसकी दाढ़ी जो है वो बहुत अड़ंगा लगाती थी, दिक्कत पैदा किया करती थी। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश लिल्ट। अब वो चूँकि स्कॉटलैंड से आती थी,
तो बोलती तो फ्लॉलेसली थी। फ्लॉलेसली माने कि बहुत ही शुद्ध बोलना, जिसमें जरा सी भी कोई कमी ना हो, कोई त्रुटि ना हो, कोई एरर ना हो, बिल्कुल त्रुटिहीन भाषा में, स्कॉटिश तर्ज पे, स्कॉटिश वे में वो बोलती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, शी से। वो कहती है कि मेरा सुनना जो है, मेरा स्पीच जो है, मेरा जो बोलना है वो बहुत दुरुस्त है, अच्छा है। मेरा बोलना, मेरा स्पीच जो है वो बहुत क्लियर है, क्योंकि 11 साल की उम्र तक मैं सुन पाती थी। 11 साल की उम्र तक मैं सुन भी पाती थी, बोल भी पाती थी, बोल तो आज भी लेती हूँ, लेकिन तब सुन पाती थी, इसलिए मुझे बोलने में दिक्कत नहीं होती, मैं फ्लॉलेसली बोल लेती हूँ। बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन इतना तो उसने बताया, लेकिन ये नहीं बताया, बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, इससे ये बात नहीं सामने आती कि कैसे उसने फ्रेंच और थोड़ी बहुत बुनियादी जापानी भाषा भी बोलना सीखा। ये नहीं पता चलता। उसने ये भी सीख लिया था, फ्रेंच भी सीख लिया था, वो इंग्लिश तो बोलती थी, स्कॉटलैंड की थी, लेकिन उसने फ्रेंच थोड़े बहुत जापानी भी बोलना सीख लिया था। ये नहीं पता चलता। इट कुड नॉट बी रिवील्ड हाउ शी लर्न टू स्पीक बेसिक जापानीज एंड फ्रेंच लैंग्वेजेस। वेल स्टूडेंट्स, मुझे एक अर्जेंट कॉल आ गई है, तो एंड आई एप्रीहेंडेड, मैंने बोला था आपको कि अगर कर सकूँगा तो कर दूँगा, बट आई एम सॉरी, इसको पूरा आज नहीं कर पा रहे हैं। पार्ट 2 में इसको वेरी सून, कल इसको मैं पूरा कर दूँगा। इन द मीन टाइम आप इसको पढ़ें, समझें, अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हैव ए गुड डे, गुड बाय।